जनता पार्टी का जो कार्यकाल 10 साल का पूरा हो गया है, अब चेहरा और चमत्कार पे काम नहीं बनने वाला है। वास्तव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जब से माननीय मोदी जी आए हैं उन्होंने कहा है किसी माई लाल की हिम्मत नहीं कि जो संविधान पर कोई हाथ लगा दे। तो महिलाएं तो सरकार बदलने का पूरा दारोमदार रखती है। राजनीतिक मंचों पे और राजनीतिक भीड़ इकट्ठा करना आजकल बहुत आसान है। आप किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। जो अपना पूरा परिवार, अपना कुनबा चला सकता है, तो उस महिला में इतनी ताकत होती है कि वो देश भी चला सकती है। चुनाव में नेता तो चुनाव लड़ता है, लेकिन असल लड़ाई उसके पीछे उसके वर्कर्स करते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं अम्बेडकर नगर के चुनाव कार्यालय पे, जो समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा का चुनाव कार्यालय है, और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामराज यादव। रामराज जी, आप चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है, तो क्या लग रहा है कि प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, या कोई और इक्वेशन महत्वपूर्ण है? नहीं, प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण है और मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। इस सरकार जो वर्तमान चल रही है, इन्होंने वादे बहुत किया और जन आकांक्षाओं पर पूरे नहीं उतरे, इसलिए जनता इस चुनाव को अपने हाथ में ले ली है। हम लोग भी जनता के साथ लगे हुए हैं। जनता का पूरा सहयोग और समर्थन हमको मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी भी विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं और ये लगातार विधायक हैं क्षेत्र में और अच्छे व्यवहार के हैं। तमाम लोगों को तमाम तरह से सहयोग पहुंचाते रहते हैं। हमारा आपको लगता है कि क्या लोकल मुद्दा और कैंडिडेट हावी हैं, या बीजेपी का कहना है, विपक्ष का कहना, सरकार का कहना है कि चुनाव तो मोदी के चेहरे पे हो रहा है? नहीं, मोदी का चेहरा ही तो दुर्भाग्य है ना। उन्होंने जो भी वादा किया कहाँ पूरा किया। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दिएंगे, नहीं दिए। उन्होंने कहा हम किसानों की आय दूना करेंगे, नहीं किए। जो भी वादा किया सब उसको जुमला बता दिए। आज जनता परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है और इनके झूठे वादों से उकता चुकी है जनता। अब इनकी विदाई करने का मन बना ली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसैद सिद्दीकी है। मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और युवजन सभा की तरफ से अम्बेडकर नगर देख रहा हूँ। तो क्या चुनाव में क्या मुद्दे हैं? कैंडिडेट अहम है या जो घोषणा पत्र की लोग चर्चा करते हैं? यहाँ पे चर्चा क्या करते हैं? क्या आपको लगता है राम मंदिर भी कोई मुद्दा है चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल 10 साल का पूरा हो गया है, अब चेहरा और चमत्कार पे काम नहीं बनने वाला है। अब जो काम होगा वो वर्क पे होगा, उसकी समीक्षा होगी। आप 1 बार 2 बार किसी को भ्रमित करके वोट ले सकते हैं, लेकिन आज जो नौजवान है उसको ये लग रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो हर साल एक ब्लॉक में 10 गांव लोहिया गांव होते थे और सड़कें चमाचम होती थी, वहाँ आवास बनते थे, वहाँ विकास होता था। और 5 साल में इस तरीके से एक ब्लॉक में 50 गाँव का परिवर्तन हो जाता था। इन कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इन्होंने जिन गांवों को गोद लिया वो अभी बिल्कुल बच्चे ही रह गए, उनको बालिग नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन गांवों, इनके सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया था, वहां ये जाना जो है दुर्लभ समझ रहे, जा ही नहीं सकता कोई वहां पे। अब लोग जो है जब जो जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी को भावना के नाम पर वोट दिया था, अब वो ओवर एज हो रहा है और उसको रोजगार नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिली, उसके बच्चे इलाहाबाद गए, वापस आ गए और बहुत बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसलिए अब वो कोई मुद्दा नहीं, अब मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है अस्पतालों की दुर्दशा, मुद्दा है सड़क की दुर्दशा। तो इनका तमाम दावा यही है कि चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं और वो भावनात्मक मुद्दा हो सकता है जात पात का, धर्म का, लेकिन असल में लड़ाई तो उन्हें बेरोजगारी से लड़नी है, भुखमरी से लड़नी है और विकास हर हाल में लाना है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर। वक्त मैं हूं अम्बेडकर नगर लोकसभा में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गांव का परिवेश है। यहाँ पे नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ हैं उनका नाम है कपिल देव वर्मा, जो यहाँ के जुझारू नेता हैं, युवा नेता हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और इनकी पहचान ये है कि इनके साथ जहाँ भी चलते हैं युवा रहता है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये यूथ कहाँ भी जाते हैं, निमंत्रण करते हैं, न्योता करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इनके साथ यूथ जुड़ा रहता है। कपिल देव जी, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये असली मुद्दों पे हो रहा है, डेवलपमेंट पे हो रहा है, या आपको लगता है कि मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इस पे चुनाव को डिरेल किया जा रहा है? पहले तो 55 लोकसभा अम्बेडकर टांडा विधानसभा के सदरपुर मंडल में बूथ लालापुर ग्राम सभा में आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे लगातार काम कर रही है और गरीबों के लिए कोई जात भेदभाव नहीं है। और जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। अच्छा, आपको लगता है इन्हीं मुद्दों पे जो आप विकास के कार्य किए हैं, गांव के लिए डेवलपमेंट किए हैं, उस पर चुनाव हो रहा है? अच्छा, विपक्ष का कहना है कपिल देव कि आपके पास मुद्दा है नहीं, आप संविधान खत्म करना चाहते हो, आरक्षण खत्म करना चाहते हो, आपने किसानों को उनकी आय दी नहीं, एमएसपी पे कानून बनाया नहीं और इसीलिए आप इस चीजों को डिरेल कर रहे हैं। तो ये जो आपका एजेंडा था वो क्या इम्प्लीमेंट हो पाया? क्या चुनाव में एक मुद्दा है? जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा कि कोई, वास्तव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जब से माननीय मोदी जी आए हैं, उन्होंने कहा है किसी माई लाल की हिम्मत नहीं कि जो संविधान पर कोई हाथ लगा दे, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके लिए, गरीबों के लिए काम कर रहा है। कोई जात भेदभाव नहीं है, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो लोग राग अलाप रहे हैं। ठीक है, जब आप 400 पार का नारा देते हैं और आपके लोग कहते हैं कि साहब हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें बड़े बड़े फैसले लेने हैं, तो इससे एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि क्या संविधान बदल रहे हैं, क्या आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वो तो आपके नेता ही उसको बल देते हैं, चाहे हेगड़े हो चाहे लल्लू सिंह हो। ये लोग कहते हैं कि साहब हाँ हमें बड़े बड़े फैसले लेने हैं, तो आपके नेता ही तो इस हवा को दे रहे हैं तूल। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और पिछड़ी जात से आता हूँ। माननीय मोदी भी पिछड़ी जात से हैं। विपक्ष के लगातार, क्योंकि वैसे देश में लोग 70 साल से काम किए, इसलिए मोदी जी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। मेन मुद्दा है कोई परिवर्तन संविधान में नहीं होगा। माननीय मोदी जी स्पष्ट कह दिया है, माननीय अमित शाह जी ने भी कह दिया है। बस बड़े बड़े फैसले दो देश के, 35 से CA, अयोध्या राम मंदिर या जितने भी बड़े मुद्दे निर्णय आए हैं, और जब बहुमत होगा तभी हो सकता है, और तभी मोदी जी ने यह संभव कर पाया। ठीक है। अच्छा कपिल जी, आपको क्या लगता है कि लोकल मुद्दों पे भी चुनाव हो रहा है या इसमें राष्ट्रीय मुद्दे हैं? और जब आप ग्राउंड पे, आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? आपसे कंप्लेन भी करते हैं कि आपकी उपलब्धियां बताते हैं, दोनों काम करते हैं कि लोग शिकायत भी करते हैं आपसे? जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी पूर्व में 70 सालों से जो चली आ रही थी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो हमने कहा पंडित दीनदयाल जी का सपना कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए, मूलभूत समस्याओं का निस्तारण माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए मूल मुद्दा कोई क्षेत्रीय है नहीं, राष्ट्र का मुद्दा है और राष्ट्र के लिए पूरा देश एक साथ है, मोदी जी के साथ खड़ा है। इसलिए 400 पार का जनता आपकी बात जवाब दे रही है कि हम लोग 400 पार करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, और इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गठबंधन का कोई हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मोदी जी विकास पर हमेशा काम किए हैं और देश को सर्वोपरि जो एक हम लोगों को संकल्प है कि राष्ट्र कैसे विकसित बने, विकसित देश बने, भारत बने, इस पे हम लोग मुद्दा लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर का कोई मतलब कोई मुद्दा बन पा रहा है, या जो तमाम पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी, आपको लगता है कि इस चुनाव में युवाओं में कहीं कोई आक्रोश है? जब आप लोग जाते हैं तो कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि भाई आपके पास पेपर लीक हो गया, परमानेंट भर्ती की जगह आप अग्निवीर कर रहे हैं, जो लड़के भरते थे, तो कैसे उनको समझाते हैं? अगर कहीं से पेपर लीक का मामला आया है तो उस पर कठोर कार्रवाई हुआ है और बुलडोजर चलने का भी काम हुआ उत्तर प्रदेश में। और अभी जो बताते हैं मुद्दा विकास का, तो लगातार सरकार हमारी काम कर रही। जब मैं अभी पूर्व में देख रहा था, सपा बसपा की सरकार थी, तो एक विशेष वर्ग, विशेष परिवार के लोगों का नौकरी में होता था। लेकिन जब से मोदी जी का सरकार आया है और योगी जी का उत्तर प्रदेश में, तब से मैंने देखा लोहार, बढ़ई, कहार, कुम्हार, कुर्मी, यादव, सबके परिवार से हर जगह सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए युवा भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के साथ है। ठीक है, ये इनकी विशेषता है कि कपिल देव जब बात करते हैं तो इनके समर्थक नारे लगाते हैं, उत्साह में रहते हैं। कपिल देव जी, मुझसे तमाम लोगों ने कहा, अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ कहा कि कपिल देव भैया को तो बहुत बार देखे, बहुत बार आए गए हैं, प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़े। तो क्या इसका भी थोड़ा सा आप लोगों को उसको मैनेज करना पड़ता है कि बड़ा लोकसभा है, वो नहीं जा पा रहे हैं? लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, 5 विधानसभा हैं और अम्बेडकर जिले में लगभग 19 लाख मतदाता हैं। तो प्रत्याशी कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन तब भी प्रत्याशी लगातार 2 महीने से गांव-गांव में, ग्राम सभा में चौपाल लगा रहे हैं। इधर बहुत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, तो बड़े बड़े जनसभा हो रहे हैं, तो प्रत्याशी वहाँ भी व्यस्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल निशान लेकर निकला है। प्रत्याशी अपना काम देखेंगे, टहलेंगे, जहाँ जहाँ उनको लगता है जनसभा में जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो माननीय रितेश जी कमल एक संदेश मोदी जी का अम्बेडकर लेकर आए हैं,
सभी कार्यकर्ता प्रण कर लिए हैं कि हम सभी लोग के बाद प्रचंड बहुमत से अम्बेडकर जिताकर देशपांडे जी को मोदी जी के पास भेजेंगे। ठीक है, आपको कहना कि जो वर्कर्स हैं इनके लिए कमल का फूल, कमल का चिन्ह बीजेपी माने रखती है, प्रत्याशी अगर नहीं भी आया तो कोई मतलब नहीं। जी, ये जो कार्यकर्ता आपके हैं, कार्यकर्ता स्वयं देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है और कमल निशान लेकर कार्यकर्ता निकल पड़ा है। मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो कमल संदेश लेकर मैं गांव-गांव निकल पड़ा हूं और जनता समर्थन में। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो परसेंटेज ऑफ पोल कम हो रहे हैं, मतदाता कम निकल रहा है, मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, क्या ये चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए? कोई चिंता का विषय नहीं है। अभी लगातार संगठन लोग भी उधर पहले 2 चरण में कम हुए थे, लेकिन संगठन जब से सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया, तब से मत प्रतिशत बढ़ा है और गर्मी की वजह से मत प्रतिशत कुछ कम होगा। लेकिन कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। विपक्ष चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब ये कोई मैटर नहीं करता कि प्रत्याशी क्या है, आया कि नहीं आया, क्योंकि आप लोग क्षेत्र में बने रहते हैं। कपिल देव जी, जैसे आप कनेक्ट रहते हैं लोगों से, जाते रहते हैं सुख दुख में, तो अगर नेता इस तरह के करे तो लगता है चुनाव में आसान हो जाएगा उसके लिए काम करना। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष और एक किसान बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, शायद अम्बेडकर ने कोई ऐसा सम्मान नहीं पाया होगा। सबसे कम उनका मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, फिर एक किसान के बेटे को टांडा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। ठीक, मेरे भाग में नहीं था विधायक बनना या जो भी लहर आया कि सपा सरकार आ रही, 5 विधानसभा हारे हैं। फिर भी मैं विश्वास देता हूँ और मैं गरीबों के साथ लगातार काम करता रहता हूँ। गरीबों को मुझे स्नेह प्यार मिलता है, तो इसलिए मैं गरीबों के साथ हूँ और रहूँगा, ये मेरा प्रण है। हम सभी कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, आजीवन पूरा हम लोग समर्पित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ मानता हूँ, इसलिए उसी भाव से काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव जी। कपिल देव जी तो अपने व्यस्ततम टाइम में से समय निकाला। आप देख रहे होंगे, परिवेश से पता चल रहा होगा, गांव में है, इनके साथ कार्यकर्ता है, खासतौर से यूथ कार्यकर्ताओं की ये पहचान है और इनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा हर वर्गों में है। इनकी पहचान ये भी है कि ये 24 घंटे काम करते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते रहते हैं और शायद यही चुनाव में सबसे बड़ा मायने रखता है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, लालापुर गाँव, अम्बेडकर नगर। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी दल इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ दीपशिखा जी हैं, जो देश दुनिया में भ्रमण करती रहती है, दुनिया के कई राजनीतिक मामलों में इनका दखल रहता है और ख़ास तौर से समाज सेवा से जुड़ी है। दीपशिखा जी, भारतवर्ष में चुनाव हो रहा है, आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो कई चुनावों में मतदान कम हुआ, इसके पीछे वजह क्या देखती हैं और क्या आप देखती हैं कि दुनिया में महिलाओं का राजनीति में सम्मान है, करीब करीब भारतवर्ष में वही है? जी, अब पहले तो उतना नहीं था। पहले तो हमारे भारतवर्ष में महिलाओं का उस तरीके से सम्मान नहीं था, जिस तरीके से डे बाय डे और बढ़ता जा रहा है। तो अब ये है कि महिलाओं को यही है कि बाहर निकल के आएँ और वोट करें, अपने अपने मत का प्रयोग करें और बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वही कहते हैं ना, एक महिला अपना पूरा घर, अपना परिवार, सब कुछ बदल सकती है। इतना पावर होता है महिलाओं में। तो महिलाएं तो सरकार बदलने का पूरा दारोमदार रखती हैं। सभी राजनीतिक दल इस बात का दावा करते हैं कि वो महिलाओं को लेकर कंसर्न है, महिलाओं की चिंता है और महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं को वो सम्मान मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार हैं? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि जिसकी वो हकदार हैं उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाली सरकार जो भी होगी वो उनको उतना सम्मान देगी और महिलाएं वो सम्मान लेंगी। और मैं ये मैं कहना चाहती हूँ, बीइंग अ महिला, कि महिलाएं काम बहुत ही अच्छा करेंगी और 24 घंटा उनमें काम करने की ताकत है और देश को चलाने का वो रखती हैं, देश को वो क्षमता है जी अच्छे से चलाएंगी। जो अपना पूरा परिवार, अपना कुनबा चला सकता है, तो उस महिला में इतनी ताकत होती है कि वो देश भी चला सकती है। दीपशिखा जी, आपने तमाम देशों का, हमसे बातचीत हो रही, तमाम देशों में आप दौरा करती रहती हैं, तो जो भारत में महिलाओं की स्थिति है, कमोवेश का दुनिया के तमाम देशों में है या तमाम देशों से बहुत बेहतर हैं हम? जी, हमारे यहाँ एक्चुअली संस्कृति है, हम संस्कृति फॉलो करते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग जो भी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ संस्कृति है कि हम मानते हैं। बाकी जगह पे ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। भारतवर्ष इसीलिए माना जाता है, भारतवर्ष इसीलिए पूजा जाता है कि हम एक संस्कृति फॉलो करते हैं और हम यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं एक साथ, तो इसलिए भारतवर्ष को माना जाता है। और मुझे लगता है कि बाहर के देशों में मॉडर्निज्म ज़्यादा है, चाहे महिलाएं हो चाहे वो, और हमारे यहाँ पे ये कम है और संस्कृति इतनी अच्छी है
कि इसको मतलब मायने दिया जा रहा है महिलाओं को भी, और महिलाएं अब यहाँ पे भी खुल के आ रही हैं, हर फील्ड में आ रही हैं। आप चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कुक हो। अब आप हमारे यहाँ ही देख सकते हैं, यहाँ पे वेटर हैं बट वेटरेस भी हैं, तो हमने इक्वालिटी दी है। और अब आप देख सकते हैं पेट्रोल टंकी पे हो, मतलब छोटे से छोटी जगह, बोट लेकर के टोल बोट, राष्ट्रपति तक जी, तो महिला ही महिलाएं हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी से पीछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव से अगर सभी राजनीतिक दल चिंतित हैं तो इस बात से हैं कि क्यों इतना कम मतदान हो रहा है, या जितना वो चाहते थे उतना मतदान क्यों नहीं रहा है। इसी बात को लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी मोर्चा संभाला। हमारे साथ शशांक सिंह जी हैं। शशांक सिंह जी, आप, मैं देख रहा था तमाम आपने होर्डिंग लगाया है, क्या लग रहा है कि जो वोटर्स नहीं निकल रहा है? आपके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेता बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, तो इसके बावजूद क्यों आपको लगता है कि वोटर में असर नहीं कर रहा है, या वोटर को लगता है कि नेता तो सिर्फ यूं ही बात करते, काम तो हमारे लिए करना नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम शशांक सिंह है। मैं संस्थापक हूँ मेघवर्णम फाउंडेशन। जैसा आप कह रहे हैं कि वोटिंग का प्रतिशत जो है कम क्यों रहता है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो डिजिटल का ज़माना है, जिस प्रकार से लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया का जो हमारा उपभोक्ता है और जो वोटिंग करने निकलता है, दोनों में अंतर होता है। किसी भी चुनावी आप जनसभाओं में देखेंगे, जो भीड़ आती है और जो सोशल मीडिया पे अपने गंतव्य, अपनी चीज़ों को बताती है, दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं बात यहाँ पे शशांक जी, बात ये है ना कि पिछली बार 70% रहा हो, तो वो तो कोई आंकड़े का खेल नहीं है ना। आप कहते हैं ज़्यादा लोगों में जागरूकता पैदा की है, हर बार परसेंटेज बढ़ता है, तो वो बढ़ने के बजाय गिर रहा है। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? इसकी वजह यही है कि जब एक दिन छुट्टी या एक दिन अवकाश किसी को मिलता है कि आपका उस दिन आपको मतदान देना है, तो लोग घरों में बैठे रहेंगे। ये नहीं चाहते कि हम जाके बाहर लोगों के साथ हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें या मतदान करें हम। तो मेरा एक मुहिम चल रहा है जिले में लेकर और आसपास जो पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, 20-25 जिले, कि इस बार जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। अर्बन का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता ही है। आप कहीं भी जाएं, शहरी क्षेत्रों के लोग बाहर निकलते हैं, गांव साइड के लोग थोड़ा सा उनका कंट्रीब्यूशन कम रहता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है, छोटी सी मैं आहुति डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि गांव-गांव में ई रिक्शा के माध्यम से, लीफलेट के माध्यम से, सबसे पहले मैं अपने जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अवनीश सिंह जी का, कि उनसे मैंने एक सूची निकलवाई कि किन किन बूथ केंद्रों पे मतदान कम पड़े थे 2019 में। ठीक है। जिलाधिकारी महोदय ने हमको एक सूची दी, उन बूथ केंद्रों पे हमारा फोकस रहेगा। जैसे एक बूथ केंद्र है अपने अकबरपुर में ही, जहाँ पे मात्र 47% वोट पड़ा था। तो मेरा प्रयास रहेगा उसमें 60-70% तक हम पहुँचे, कंट्रीब्यूशन बढ़े। क्योंकि एक लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार देना ये भी है कि हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक हमको अगर ये अधिकार मिला है तो अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी है, एक वोटर्स की जिम्मेदारी, मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो निकले और मतदान करें। एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है कि जब लोग राजनीतिक दलों के रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, राजनीतिक दल के लोग उनको रैलियों में ले जाने के लिए चिंतित रहते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, तो जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन वो तत्परता क्यों नहीं दिखाते? देखिए, राजनीतिक दलों में आपको भी, आप भी इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीज़ छुपी नहीं हुई है। राजनीतिक मंचों पे और राजनीतिक भीड़ इकट्ठा करना आजकल बहुत आसान है। आप किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। मतदाताओं को जागरूक करना एक बहुत बड़ा विषय हमेशा से रहा है। तो मेरा एक यही संदेश है अम्बेडकर नगर की जनता को, अम्बेडकर नगर के लोगों को, कि सरकार, आप जिस भी प्रत्याशी, हमारे पास दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं, मैं इसमें किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आप कम घर करके प्रत्याशी चुनिए, एक सही लोकतंत्र, एक सही सरकार में मदद करिए अपनी। मेरा बस यही है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या आपको क्या दुश्वारी लगती है कि क्या जब आप लोगों के पास जाते होंगे वोट डालने के लिए, तो लोग आप कहते हैं कि भाई जब कर रहा है तो कुछ नहीं, नेता तो अपना पेट भर लेगा, जेब भर लेगा, वो अपने सुरक्षा में चलेगा, हमारे लिए क्या है? देखिए, ये जो सोच है पिछले 5-10 सालों में बदली है। कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। बात करें हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, कुछ नीतियाँ ऐसी रही हैं कि जो आम जनमानस तक पहुँची है। चाहे लखपति योजना थी, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक आम जनता की मैं बात आपको कर रहा हूँ। बहुत चालाकी से आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और किसी दल की बात नहीं कर रहे, हम लोग समझ रहे हैं। जी बताइए। तो माननीय प्रधानमंत्री की कुछ नीतियाँ ऐसी रही हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ आम जनमानस के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो प्रयास यही है कि लोगों के अंदर ये जागरूकता आए, लोग जागरूक हों कि हमें बाहर निकलना है, हमें एक मजबूत सरकार देनी है। एक यज्ञ चल रहा है लोकतंत्र का, उसमें एक छोटी सी आहुति देने का प्रयास किया जाए, बस। ठीक है।
शशांक सिंह जी साफ तौर पे लगे हैं और इनका प्रयास देखने को भी मिल रहा है। लगातार शहरों में होर्डिंग्स लगी हुई हैं और उन्होंने बड़ी चालाकी से बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि शायद मायावती और अखिलेश ने भी प्रदेश के लिए कुछ काम किया होगा। कैमरामैन वाहिद के साथ तकलीफ मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।